आज़ादी का मतलब क्या? अमेरिकी गरीबी, सांस्कृतिक गरीबी से मुक्ति। क्या गरीब हर तरह से गरीब और अमीर हर तरह से अमीर होता है? ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो गरीबी को मुख्यतया आर्थिक गरीबी से ही जोड़कर न देखा जाता। यह बात इसलिए भी सच है कि कोई आर्थिक रूप से गरीब हो सकता है, लेकिन नैतिकता और भावना के स्तर पर गरीब न हो। और यह तो जग जाहिर है प्राय कि गरीब आर्थिक गरीबी के मुकाबले सांस्कृतिक रूप से अमीर होता है। सांस्कृतिक गरीबी क्या है? तो फिर सांस्कृतिक गरीबी से तात्पर्य क्या है और क्या इसका कोई निरपेक्ष मानदंड हो सकता है? सांस्कृतिक गरीबी से तात्पर्य है ऐसी मचना जो जीवन को उच्चतर धरातल पर ले जाने से रोकती है। यह उच्चतर धरातल क्या होता है और इसे कौन तय करता है? प्राय संस्कृति का स्तर समाज के संपन्न और तथाकथित और संपन्न लोग तय कर देते हैं। इन संभ्रांत भद्रलोक का जीवन मानक बन जाता है और वहाँ तक न पहुँचने वाले पिछड़े, असभ्य, असंस्कृत माने जाते हैं। उदाहरण के लिए संभ्रांत लोग अपने पब्लिक फेस और प्राइवेट फेस में अंतर करते हैं। लोगों के बीच वे अपना सर्वोत्तम दिखाने की कोशिश करते हैं और वास्तविक जीवन में उनके घर वाले या उनके कर्मचारी, यहाँ तक कि उनके बच्चे, उनके जिन आचार व्यवहार से जड़ित उत्पीड़ित होते हैं, उन्हें वे लोगों के बीच प्रकट नहीं होने देते। जैसे बहुत से लोग सबके सामने गाली देने को गलत मानते हैं, पर अपने घर के नौकरों और कर्मचारियों को गंदी से गंदी गाली देते हैं और तय कर दिया जाता है कि सबके सामने गाली बकना गलत बात है। इसी तरह जैसे वे खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, जो प्राय हमेशा ही दिखावे का होता है, उसे ही मानक माना जाता है। दूसरी सड़क पर ही अपना सारा जीवन बिताने वाला कोई गरीब और झुग्गी वाला सुबह से शाम तक लड़ता झगड़ता और गाली बकता दिखाई पड़ सकता है। जाहिर है इसी से मुहावरा बना है सड़क छाप, और सड़क छाप को हर तरह से गलत और अस्वीकार्य करार दिया जाता है। हकीकत यह हो सकती है कि आपस में झगड़ा करते देखने वाले पति पत्नी उसी शिद्दत से प्यार भी करते हों जिस शिद्दत से झगड़ते हैं। उनका जीवन जैसा होता है वैसा ही दिखता है, जबकि तथाकथित संभ्रांत लोगों का जीवन प्रायः नकली, पाखंडपूर्ण और छल कपट से भरा होता है। परायों के प्रति ही नहीं, आपस में भी। ऐसे में उन्हीं के आचरण, व्यवहार, सोच विचार को रमिज करार देता और दूसरों को बदतमीज
समझना क्या उचित होगा? एक दूसरा मानक परंपरा से इतिहास के दौरान बनता है। इसमें चिंतन, मनन, मथन और सीधा और सीधा अवलोकन, इंट्रोस्पेक्शन एंड रिट्रोस्पेक्शन से तय होता है। समाज अपने अनुभवों अनुभूतियों से अपने आदर्श गढ़ता देता है और इस दौरान समाज के मनुष्य कुछ मूल्य, मान्यताएं, आदर्श, सद्गुण आदि गढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे तय होता रहता है क्या संस्कृति है और क्या अपसंस्कृति। यह धारणा सापेक्ष होती है, देश, काल, क्षेत्र और कभी कभी तो व्यक्ति सापेक्ष। फिर भी कुछ जीवन मूल्य सार्वकालिक, सर्वदेशीय मान लिए जाते हैं, जैसे सारी दुनिया में और हमेशा ही प्रेम को सकारात्मक और घृणा को नकारात्मक, करुणा को सही और बर्बरता को गलत माना गया है। दयालु को प्रिय, जालिम को बुरा कहा जाता है। इस तरह मनुष्य के जो गुण उसे अधिक स्वीकार्य और प्रिय बनाते हैं वे सद्गुण कहे जाते हैं और उसके जिन व्यवहारों से विकर्षण पैदा हो उन्हें दुर्गुण कहा जाता है। इस तरह अगर सूत्रवत कहना हो तो गौतम बुद्ध ने मनुष्य के लिए जो सम्यक मध्य मार्ग बताया है वे संस्कृति के अवयव है। तत्काल यह प्रश्न उठेगा कि अगर इनकी अनुपस्थिति से ही सांस्कृतिक गरीबी पैदा होती है तो ठीक ठीक चिन्हित क्यों न कर दिया जाए कि सांस्कृतिक गरीबी के कारण क्या हो सकते हैं। यह स्पष्ट लग रहा है कि इसके लिए एक संवेदनशील चेतना, सरोकार और विश्वदृष्टि आवश्यक है। ये तो अंतस के अवयव हैं, पर बाह्य दैनंदिन जीवन में भी कारण उपस्थित होते हैं, जैसे संसाधनों का अभाव, सीधे शब्दों में आर्थिक गरीबी। बहुत सी बातों को समेटने वाली चीज़ है शिक्षा। यहाँ शिक्षा से हमारा अभिप्राय विद्यालयों और संस्थाओं के माध्यम से दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा से नहीं है। यह शिक्षा लोगों को सभ्य बनाने का भले ही दावा करती है। ऐसी शिक्षा लोगों को संस्कृति का मर्म समझने में सर्वथा असमर्थ लगती है। इस मुद्दे पर हम इस पुस्तक में बार बार लौटते रहेंगे। गरीबी का अर्थ है आवश्यक और अनिवार्य उपादानों से बचना, यानी जिसे जो मिलना चाहिए उसे नहीं मिल पा रहा तो वह गरीब है। अक्सर गरीबी का मतलब आर्थिक गरीबी से ही लिया जाता है, परंतु अगर नज़र दौड़ाई जाए तो हम देख सकते हैं कि मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र में कुछ लोग कुछ आवश्यक चीज़ों से वंचित दिखाई पड़ते हैं और इसलिए उन्हें उन क्षेत्रों में गरीब ही कहा जाएगा। जब मैं सांस्कृतिक गरीबी की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं कुछ लोगों की सांस्कृतिक वंचना की बात कर रहा हूँ। इसलिए ज़रूरी है कि हम संस्कृति की एक परिभाषा
कर लें। संस्कृति की परिभाषा। संस्कृति की किताबी परिभाषा में न उलझते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि संस्कृति को सभ्यता से जोड़कर आसानी से समझा जा सकता है। सभ्यता अगर विस्तार है तो संस्कृति सार है। सभ्यता अगर कर्म है तो संस्कृति विचार है। सभ्यता अगर गुलशन है तो संस्कृति उसका कारोबार है। जाहिर है कि हम यहाँ कारोबार का इस्तेमाल फल के उस शेर के संदर्भ में कर रहे हैं जो अक्सर लोगों की जुबान पर होता है। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, तो इसका मतलब यह हुआ कि सभ्यता अगर बाहर की दुनिया की चीज़ है तो संस्कृति मनुष्य के अंतःस्थ की बात है। संस्कृति अब तक की उपलब्धियों, महत्वाकांक्षाओं और अपनों का सार है। इसमें मनुष्य के मूल्य, मान्यताएं, धारणाएं, अवधारणाएं, वृत्तियां, मनोवृत्तियां, प्रवृत्तियां, सौंदर्य बोध, नैतिकता, यानी वह सब कुछ शामिल है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। 19वीं शताब्दी में ही गालिब ने कहा था, आदमी को भी मर्स पर नहीं हिंसा होना। उनका मतलब यही रहा होगा कि आदमी तो प्रकृति बनाती है पर इंसान को संस्कृति गढ़ती है। यानी संस्कृति कुछ वह है जो मनुष्य की चेतना से जन्मता है, जिसमें मनुष्य अपनी उदात्त और सूक्ष्म आकांक्षाओं और आदर्शों को चरितार्थ करता है। यानी एक बेहतर और उच्चतर जीवन जीने की कोशिश करता है। अगर बात थोड़ी स्पष्ट हो गई हो तो हम देखेंगे कि समाज में दो तरह के लोग होते आए हैं हमेशा, हर कहीं। एक तो वे लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ या बहुत कुछ होता है, पर कुछ ऐसा नहीं होता जो उन्हें व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भरपूर इंसान होने दे। दूसरी ओर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता या बहुत कम होता है, फिर भी वह होता है जो उन्हें इंसान बनाए रखता है। बात को दो टूक कहना हो तो कहेंगे कि अक्सर संपत्ति वालों के पास सब कुछ होता है पर इंसानियत नहीं होती। यहाँ हम कोई राजनीतिक या नैतिक निर्णय नहीं दे रहे, हम तो बस संस्कृति की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर बहुत से ऐसे जीवन के संघर्ष में लगे होते हैं, जैसे जनजातीय जैसे लोग जो जीवन के उच्चतम मूल्य को सहज भाव से एक प्रारंभिक और सामाजिक जीवन जीते हैं, आनंदित रहते हैं। इन बातों पर हम थोड़ा विस्तार से गौर करेंगे। जब हम संपत्ति वालों की वंचना की बात करते हैं तो हम उन्हें शोषक, उत्पीड़क करार देकर उनकी निंदा नहीं करना चाहते। हम यहाँ पूरी सहानुभूति के साथ उनकी उस वंचना की बात करना चाहते हैं जिसके लिए न तो नियति जिम्मेदार है, न परिस्थिति का, न समाज। उसके लिए तो वह
स्वयं जिम्मेदार है। यहाँ स्पष्ट कर दूं कि हम अपवादों की बात नहीं कर रहे हैं। मनुष्य अपने कार्य व्यापार का दास होता जाता है। जैसे किसान या तो अपने खेती के काम में व्यस्त रहता है या उसकी चिंताओं से ग्रस्त रहता है, उसी तरह संपत्तिवान संपत्ति कमाने और उसे बचाए रखने में हर वक्त लगा रहता है। संपत्ति उसे हर तरह सुरक्षित करती है, पर वास्तव में वह तो बेहद असुरक्षित होता है। ऐसे में उसके पास तो सब कुछ है, पर समय ही नहीं है कि वह जो है उसका भरपूर उपभोग कर पाए। हम खास तौर से आज के संपत्तिवान यानी पूंजीपति की बात करें तो वह तो मुनाफे के तंत्र से इस तरह ग्रस्त होता है कि उसकी कंपनी में काम करने वाला मजदूर भी उतना ग्रस्त और त्रस्त नहीं होगा, क्योंकि मजदूर का कंपनी में मन नहीं लगता। उसे तो बस कटा कर मजदूरी मिलनी होती है, जबकि मालिक का तो सब कुछ दांव पर लगा होता है। मुनाफा बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। मजदूर तो समय निकालकर तीज त्योहार मना लेता है, कीर्तन और भाग का लेता है, पर पूंजीपति को तो पूजा और मनोरंजन भी यंत्रवत ही करना पड़ता है। पूंजी मजदूर को ही नहीं, पूंजीपति को भी एलियनेट करती है। हम जानते हैं कि आज का सबसे बड़ा रोग जो कैंसर की तरह धीरे धीरे मारता है, अजनबियत ही है। मजदूर की अजनबियत तो बहुत उजागर होती है, उस पर तो हम बात करेंगे ही, पर यहाँ हम धनवान की उस गरीबी की बात करना चाह रहे हैं जो उसकी अजनबियत एलियनेशन से पैदा होती है। समाज में एक बहुत निर्णायक चीज़ है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन का स्तर। क्या मतलब है इसका मतलब यह होता है कि किसी के रहन सहन का क्या स्तर है। सीधी भाषा में कहें तो इसका मतलब है कौन कितना बड़ा उपभोक्ता है। जो जितना बड़ा उपभोक्ता उसका उतना ऊंचा जीवन स्तर। जाहिर है यह धारणा सापेक्ष है और देश काल के हिसाब से तय होती है। जैसे भारत के मध्यवर्गीय वेतनभोगी व्यक्ति का जीवन स्तर अच्छा ही माना जाता है, पर अगर उसकी तुलना उसी स्तर के अमेरिकी वेतनभोगी से की जाए तो भारतवासी का जीवन स्तर बहुत सामान्य लगेगा। दूसरी ओर एक ही वेतन पाने वाले दो भारतवासियों का जीवन स्तर भी भिन्न भिन्न हो सकता है। यानी जीवन स्तर किसी की आर्थिक अवस्थिति को ही प्रकट नहीं करता, वह मनुष्य की प्रकृति, सुरुचि और सौंदर्य बोध का भी द्योतक होता है। पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी की सांस्कृतिक अवस्थिति की पूरी तरह प्रकट नहीं करता। थोड़ा और विस्तार में जाने पर यह बात स्पष्ट हो जाएगी। एक धनवान व्यक्ति अपने धन से हर क्षेत्र के रक्षा लोगों को सलाह और सहायता खरीद सकता है। वह एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट से बहुत कलात्मक
अट्टालिका बनवा सकता है। कुशल इंटीरियर डेकोरेटर उसे बहुत खूबसूरती से सजा भी सकते हैं। एक्सपर्ट शेफ उसके किचन की गरिमा बनाए रख सकते हैं। वह डिजाइनर परिधान में सजा संवर दिखा जा सकता है। उसके पुस्तकालय में सारी दुनिया का बेहतरीन साहित्य सजा हो सकता है। उसके घर में अपना एक प्राइवेट थिएटर भी हो सकता है जिसमें मोस्ट मॉडर्न म्यूजिक सिस्टम उपलब्ध हो सकता है। वह देश में विपदा आने पर लोगों की सहायता के लिए करोड़ों दान भी कर सकता है। उस घर की महिलाएं समाज सेवी संगठनों में लगातार सक्रिय हो सकती है आदि आदि। इस तरह वे सारे उपादान उसके जीवन में मौजूद हो सकते हैं जो उसे एक सुरुचिपूर्ण उदारमना व्यक्ति सिद्ध करने के लिए आवश्यक है। पर यह सब सामान्यतया इतना पाखंडपूर्ण होता है कि यह तो उसके जीवन के किसी एक दिन से पर्दा हटाने पर उजागर हो जाए। यह भी स्टेट्स सिंबल है तो वह छुट्टियां बनाने तो जाएगा, कहीं भी जा सकता है। चांद पर टूरिज्म शुरू हो तो वहाँ भी, पर उसका मोबाइल तो हमेशा उसके साथ होगा। सोने से पहले और सोकर उठते ही उसे अपने व्यावसायिक साम्राज्य की अप टू डेट जानकारी चाहिए। 7 स्टार होटल के प्राइवेट बीच पर घर या बाहर की किसी सुंदरी के बगल में रेत पर लेटे हुए भी उसके कान तो लगे ही रहते हैं, कभी भी बजने वाली घंटी भी पर। पार्टियों में उसकी तो दूसरी पीढ़ी के लड़के लड़कियां भले ही मौज कर रहे हों, पर उसके डॉक्टरों की तो सख्त हिदायत है कि क्या उसे नहीं खाना पीना है। उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, वैसे भी तो उसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन अक्सर होता ही है। उसके पास तो अपनी कंपनी की सालाना रिपोर्ट भी पूरी तरह पढ़ने का वक्त नहीं, किताबें कहाँ से पढ़ पाएगा। सफ़र में कभी कभार संगीत की कोई लहरी उसके कान से टकरा जाए तो अच्छी बात है, वरना आराम से मन का संगीत सुनने का समय नहीं। परिवार के सदस्यों से डाइनिंग टेबल पर कभी कभार भेंट होती होगी, पर वैसे तो सबके अपने अपने काम होते हैं, अपना अपना समय होता है, अपने अपने संबंध होते हैं। विपदा में करोड़ों का दान करना या सोशल ऑडिट के नाम पर सांस्कृतिक कर्मों में पैसे खर्च करना अलग बात है। वास्तव में करुणा का जीवन में स्थान कैसे हो सकता है जब उसे पता है कि उसका पूरा तंत्र शोषण पर आधारित है। लोगों के बीच तो वह अपनी व्यवस्था को अच्छी तरह डिफेंड कर सकता है, पर उसे तो
पता ही होता है कि सारा तंत्र श्रेणीबद्ध है और जो कर्मचारी जितना ही नीचे है उसे उतना ही कम वेतन या पगार मिलती है। कैमरे और मीडिया की उपस्थिति में उसके जीवन का सर्वोत्तम दिखाई पड़ता है, पर वास्तव में तो उसे भी अपने जीवन की जीवटता दिखाई पड़ती ही होगी। भारतीय परंपरा। भारत के मनीषियों ने जब आश्रम व्यवस्था की बात की थी तो उसमें 50 वर्ष तक पूरी आसक्ति के साथ जीवन जी लेने के बाद वानप्रस्थ आश्रम में अपने को धीरे धीरे जीवन प्रपंच से समेटते हुए अंतिम वर्ष सन्यासी की तरह बिताने की परिकल्पना थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजाओं का उदाहरण मिलता है कि वह जीवन के अंतिम दिन मुक्त होकर इच्छा मृत्यु प्राप्त करने चला गया था, पर जीवन भर धनार्जन में लगे रहने वाला व्यक्ति अपने को कभी मुक्त नहीं कर पाता और अधिक विस्तार में गए बिना और पूंजीवादी व्यवस्था की राजनीतिक लानत मुलामत को किनारे कर हम यह सोचें कि सब कुछ होते हुए भी मनुष्य जीवन की उदास और सृजनात्मक औषधों की जगह जानबूझकर राजसी प्रवृत्ति में लिप्त होना कितना पीड़ादायक हो सकता है। ऐसा सोचने पर ही हम समर्थों की वंचना का मर्म समझ सकते हैं। इसी समझ से मनुष्यों ने यह सूत्रीकरण किया था, गुणा पाप से करो न कि पापियों से। इस मान्यता के आधार पर ही हम इस अध्याय के सौंदर्य में कह सकते हैं कि मुजरिम पूंजीवाद है, पूंजीपति नहीं। यानी जब हम समर्थों की सांस्कृतिक गरीबी का जिक्र कर रहे हैं तो हम उन प्रवृत्तियों और दुर्गुणों को चिन्हित करना चाहते हैं जिनके नाते मनुष्य अपने सामर्थ्य का भरपूर आनंद नहीं उठा पाता और सब कुछ होते हुए उससे वंचित रह जाता है, जो उसे अधिक प्रिय, स्वीकार्य और बेहतर इंसान बना सकता है। गरीबों की सांस्कृतिक गरीबी। अब आइए हम गरीबों की सांस्कृतिक गरीबी की भी बात करें। ये गरीब नैसर्गिक रूप से सांस्कृतिक अवयवों से संपन्न होते हैं, क्योंकि वे ही तो उनके लिए आर्थिक गरीबी का महावजह है। उन्हीं सद्गुणों के कारण तो वे रोज बरोज के कठिन जीवन के संघर्ष में लड़ते रहने की ऊर्जा पाते हैं और प्राय निराश नहीं होते। उनकी परंपरता, सहभागिता, प्रेम, करुणा और जिजीविषा उनकी सांस्कृतिक प्रेरणा के कारण ही बनी रहती है। इसलिए उनका सांस्कृतिक जीवन अपेक्षातया नैसर्गिक होता है। फिर भी उनकी सांस्कृतिक वंचनाएं तो होती ही है। संस्कृति की यही अर्थवत्ता है कि वह निरंतर गतिमान होनी चाहिए। गतिविहीनता से ठहराव
स्टैग्नेशन पैदा होती है। इसी से परंपराएं रूढ़ी बनती जाती है। इसलिए एक सामान्य संघर्षशील व्यक्ति जैसे किसान, मजदूर या कोई और गरीब नैसर्गिक सांस्कृतिक उपादानों को तो जीता रह सकता है, पर उनमें उद्विकास की संभावनाएं कम होती जाती है, प्रगति नहीं होती और इससे वास्तव में क्षरण ही होता है। कुछ ही बातों पर गौर करने उनके पास शिक्षा, अवकाश और अवसर का अभाव होता है और हम जानते हैं कि ये चीज़ें प्रगति के लिए कितनी अनिवार्य है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षाएं और सपने सिकुड़ते सिकुड़ते मरते जाते हैं। वैसे तो हर मनुष्य सांस्कृतिक प्राणी होता है, पर वास्तव में वह ऐसा तभी हो पाता है जब उसके अंदर संस्कृति एक चेतना के रूप में भी प्रस्फुटित हो। ऐसा तब हो सकता है जब उसे कहीं से शिक्षा मिले, यानी उसे अपनी संभावनाओं का आभास हो और उसे अवकाश मिले कि वह उन संभावनाओं को लेकर कुछ रच सके और उसे अवसर मिलते ही जाएं कि वह उन्हें संवार सके, पर ऐसा तो नहीं हो पाता। ऐसा होने पर ऐसी संभावनाएं साकार होती है। इसे हम बहुत स्थूल रूप से चाहें तो अपने टेलीविज़न या मोबाइल पर देख सकते हैं। इन बेहतरीन और बेहद उपयोगी साधनों का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, फिर भी आपने कभी न कभी किसी वीकेंड में टीवी पर सा रे गा मा पा या डांस इंडिया डांस जैसे कार्यक्रमों को देखा ही होगा। संगीत और नृत्य जैसे उपादानों को भी शास्त्रीयता के बंधन में इतना जकड़ा गया था कि वे सामान्य जन से दूर हो गए थे। ये तो नैसर्गिक कलाएं हैं, इन पर कोई निजास पूरी तरह अंकुश नहीं लगा सका। फिर भी पीढ़ी पर पीढ़ी लाखों प्रतिभाएं खिलने से पहले ही मर जाती रही। जैसे ही अवकाश और अवसर मिला और प्रशिक्षित करने वाले गुरु भी मिल गए, तो हम देखते हैं गंदी बस्तियों, झुग्गियों, दूर दराज के गांवों और जनजातीय इलाकों से न जाने कितनी प्रतिभाएं न केवल कीर्तिमान बना रही है, बल्कि कलाओं की लोकप्रियता और जनस्वीकृति भी बढ़ा रही है। त्रासदी यही है कि चूँकि सारी व्यवस्था जन विरोधी है, सुरक्षा के मुंह की तरह बढ़ता बाजार सारी संभावनाओं को लीलता जा रहा है। इस तर्क को आगे बढ़ाया जाए तो आज दुनिया में जैसे भी लोकतंत्र का विस्तार हुआ है, उसने पहले से ज़्यादा लोगों को शिक्षा, अवकाश और अवसर देने शुरू किए हैं। यह तय है कि वंचितों का शोषण, दमन और उत्पीड़न पहले से बढ़ा है। दूसरा पक्ष यह है कि उन्हें पहले से बेहतर स्थितियां उपलब्ध हुई है, तभी वे अब राम भरोसे जीने की नियतिवादी प्रवृत्ति छोड़कर अपने हक की बात करने लगे हैं। वंचनाएं पहले भी थी
पर आज उनका एहसास बढ़ता जा रहा है। इसलिए लोग अपनी वंचनाओं के प्रति चेतनशील होते जा रहे हैं। सांस्कृतिक गरीबी का मुद्दा अभी ही उठ सका है, पहले तो इनकी चेतना भी नहीं होती थी कि सांस्कृतिक गरीबी भी कोई गरीबी है। यहाँ हम अपनी बात पर पर्याप्त जोर देने के लिए चार्ल्स डिकेंस के एक संदर्भ की याद करते चलें। आप में से बहुतों ने चार्ल्स डिकेंस का टेल ऑफ टू सिटीज नामक उपन्यास पढ़ा होगा। शुरू में ही लेखक एक अद्भुत बात कहता है। फ्रांस की क्रांति के समय की बात करता हुआ कहता है, वे सर्वोत्कृष्ट दिन थे, वे सबसे निकृष्ट दिन थे। इस समय के एक ही साथ अच्छा और बुरा होने की अंतर्दृष्टि दुर्लभ है। हमारी नज़र में आज का समय भी बिल्कुल इस कथन के उपयुक्त है। यह समय बुरा है, इसके बारे में कुछ खास कहने की ज़रूरत नहीं। सभी भोग रहे हैं, पर यह समय उतना ही अच्छा भी है। इसका एहसास करने के लिए अंदर और बाहर सूक्ष्म और दूरगामी दृष्टि डालनी पड़ सकती है। एक दो बातों पर ही गौर कर लें। क्या कभी समाज में इतना बड़ा प्रतिशत शिक्षित था? क्या दुनिया में कभी दुनिया के कारोबार में इतने लोग सक्रिय होते थे? क्या दुनिया में कभी सृजनशीलता का इतना परिणामात्मक और गुणात्मक विस्तार हुआ था? लोकतंत्र का स्वरूप विकृत है। वह लड़खड़ा रहा है कि फिर क्या दुनिया में कभी इतना लोकतंत्र रहा है? आदि यानी आज ही हम समर्थ हुए हैं कि सांस्कृतिक गरीबी पर सूक्ष्मता से विचार कर सकें। शिक्षा, अवकाश और अवसर। आइए अब जरा शिक्षा, अवकाश और अवसर पर थोड़ा विस्तार से नज़र डालें। शिक्षा अब वैसे तो अनिवार्य बना दी गई है, पर हकीकत यह हम सबको पता है। विश्व गुरु होने का सपना देखने वाली व्यवस्था इतनी भी समर्थ नहीं हो पाई है कि देश के सभी बच्चों को ऐसा स्कूल मुहैया कर सकें जहां बच्चे खुशी खुशी जा सकें और जहां भेजने में अभिभावकों को ऐतराज न हो। गुणात्मकता की बात तो दूर रही, अभी भी सारे बच्चों को ऐसे स्कूल उपलब्ध नहीं है जो वास्तव में स्कूल हों, जहां स्कूल की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होती हों, जैसे छत, कुर्सी, मेज, ब्लैक बोर्ड, शिक्षक, खेल का मैदान, पानी और शौचालय। यह सब उपलब्ध भी हो तो शिक्षा सम्यक होगी, इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि शिक्षक से लेकर सरकार तक किसी को पता नहीं कि वास्तव में शिक्षा होती क्या है और उसे कैसे दिया जा सकता है। अगर शिक्षा का मतलब है व्यक्ति की संभावनाओं को उजागर करना और उसे एक नागरिक और इंसान बनाने की सलाहियत देना, तो इसके लिए न तो शिक्षक प्रायः असमर्थ होते हैं और न ही पर्यावरण। मेरा ये मान्यता है कि दुनिया में दो पैसे
ऐसे हैं जो प्रकृति ही प्रदान करती है, यानी डॉक्टर और शिक्षक, यानी ये दोनों तो अपने पैसे के हिसाब से ही बने होने चाहिए। डॉक्टर में अगर प्रवाह नहीं है तो वह सारी जानकारी और टेक्नोलॉजी के बावजूद एक सही डॉक्टर नहीं हो सकता। और शिक्षक को तो सर्जक होना चाहिए। शिक्षा तो एक सर्जन कर्म है। सर्जन के लिए तो समर्पण और संपत्ति चाहिए। यह किसी में नैसर्गिक रूप से ही होती है। कुछ लोग ही इसे अर्जित कर सकते हैं। यह यूं सभी स्तर के शिक्षकों के लिए जरूरी है, पर प्रारंभिक शिक्षा के लिए तो हर तरह से अनिवार्य है, क्योंकि वही सबसे बड़ी चुनौती सामने होती है। वास्तविकता क्या है? देखते देखते स्वतंत्र भारत में शिक्षा एक फूलता फलता व्यापार हो गया है। हमारी व्यवस्था में जितने दोष और अवगुण हो सकते हैं, वे सब शिक्षा क्षेत्र में उजागर है। इस विषय पर हम थोड़ा और विस्तार से अशिक्षा से मुक्ति के अध्याय में बात करेंगे। यहाँ यह कहना पर्याप्त होना चाहिए कि सबसे खराब शिक्षा सबसे गरीब को उपलब्ध है। ऐसी शिक्षा बच्चों को सांस्कृतिक प्राणी कहाँ तक बनाएगी, जो उन्हें रोजगार पाने तक के लिए तैयार नहीं कर पाती है। अवकाश की अर्थवत्ता पर थोड़ा विस्तार से बात कर लें, क्योंकि अवकाश ही सांस्कृतिक उत्पादन के लिए सबसे जरूरी होता है। अवकाश के प्रति समाज में कितनी नासमझी है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि अवकाश का मतलब छुट्टी समझा जाता है, और छुट्टी का मतलब आराम, और आराम का मतलब आराम बड़ी चीज़ है, मुंह ढक कर मोदिए। वास्तव में अवकाश उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना श्रम, और श्रम का महत्व चिन्हित करने वाले भी प्राय इस बारे में स्पष्ट नहीं होते कि अगर शिक्षा का एक पहलू श्रम है तो दूसरा अवकाश। वह इस पर ध्यान नहीं देते। जब श्रमिकों ने काम के घंटे कम करने का आंदोलन शुरू किया था, तो उसका सबसे जरूरी पक्ष यह था कि श्रमिक को जानवर से भी ज़्यादा कठिन और दुष्कर श्रम करना पड़ता था। इसके कारण उसका स्वास्थ्य तो खराब होता ही था, और हर वक्त मौत मंडराती रहती थी। पर दूसरा कारण यह था कि मेहनत कश को अवकाश नहीं मिलता था। उसका जीवन इतना निरस और आरोपित होता था कि वह घातक मानसिक रोग, अजनबियत का शिकार हो जाता था। इस नाते वह प्राय मनुष्य ही नहीं रह जाता था। उसकी मानवीयता खो जाती थी। इसीलिए मार्कस का यह विश्लेषण आज भी अधिकांशतः स्वीकार्य है कि पूंजीवाद सबको सबसे अजनबी कर देता है। अपने
प्रेम से, स्वयं अपने से। इसलिए पूंजीपति तो अमानवीय हो ही जाता है। मेहनत कश सामान्य जन भी अमानवीयता का शिकार होता जाता है। बहुत संघर्षों के बाद काम के घंटे थोड़े कम हुए, कहीं तो आज भी पहले जितने ही हैं, पर जीवन को इस तरह उलझा दिया गया है कि बचा हुआ समय भी अवकाश नहीं बन पाता। सबसे बड़ा उदाहरण यूँ दुनिया के सबसे धनी देश अमेरिका का है। अमेरिका में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, पर जीवन स्तर का संघर्ष इतना तेज है कि सामान्य मेहनतकश वहाँ प्रायः अशिक्षित होता है, अनपढ़ नहीं, और उसे समुचित अवकाश नहीं मिल पाता, क्योंकि अपनी बढ़ती ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसे कई जगह श्रम करना पड़ता है। भारत जैसे हर तरह से असंतुलित देश में भी अवकाश तक भारी व्यापार बनता जा रहा है। अवकाश को ऐसे प्रायोजित मनोरंजन से भरा जा रहा है जो घर से बाहर तक मनुष्य की नैसर्गिकता को खत्म करते जा रहे हैं। घर में प्रायोजित नाच गाने और बाहर प्रायोजित छुट्टियां बिताने के माध्यम आपको निश्चित ही ऐसे लोग युवा से बूढ़े तक मिले ही होंगे जो पूछने पर बताएंगे कि अब वह वक्त को किल कर रहे हैं, यानी उन्हें वक्त बिताने का उपाय नहीं सोचता। वक्त को सृजनशील ढंग से बिताने के लिए संसाधन तो जरूरी होती है, पर सबसे ज़रूरी होती है मानसिकता, और अधिकांश को पता ही नहीं होता कि वक्त कैसे बिताया जाए। आपको अपने अनुभव से बताऊं कि इलाहाबाद में जहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं का एक बहुत बड़ा धंधा है, अधिकांश युवाओं को हावी की याद तब आती है जब उन्हें किसी इंटरव्यू में जाना होता है। स्तब्ध करने वाला आश्चर्य तब होता था जब IAS का इंटरव्यू देने जाने वाला कोई प्रतियोगी आकर पूछता था कि सर, हॉबी के बारे में कुछ बता दीजिए। महंगे जूते और महंगे उपभोग वाले युवक को पता नहीं होता कि वह जिस वक्त तैयारी न कर रहा हो, उस वक्त अपने समय का क्या करे। उसी की नहीं, समाज में अधिकांश समझदार लोगों की भी कोई हॉबी नहीं होती, यानी उन्हें अपना अवकाश बिताना नहीं आता। हमारे समाज को आज तक यह नहीं पता है कि सृजन और आनंद के लिए अवकाश जरूरी होता है। ऐसे में समाज में सांस्कृतिक गरीबी का साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा हो तो क्या आश्चर्य। हमारे समाज और व्यवस्था का पाखंड अवसर की समानता के सामने में उजागर होता है। लोकतंत्र इस पर भी टिका हुआ है कि सिद्धांततः अवसर की समानता प्रदान कर दी गई है। यह वही समानता है जो दौड़ में एक विकलांग और मिल्खा सिंह को बराबर अवसर दे रही हो। अवसर की धारणा तो इतनी सापेक्ष है कि व्यक्ति और स्थिति में भिन्न होती है।
सभी को एक जैसा और एक जितना भोजन नहीं चाहिए। सभी को एक जैसी दवा रोग नहीं कर सकती, क्योंकि ज़रूरतें का भी कोई सर्वव्यापी समीकरण नहीं बनाया जा सकता। अधिक से अधिक एक महत्तम समावर्ब तक सकता है। ऐसे में अवसर की समानता तो व्यक्ति की सामर्थ्य और ज़रूरत देखकर ही दी जानी चाहिए और वास्तव में एक जनपक्षधर व्यवस्था को तो मनुष्य की उस ज़रूरतों का भी पता होना चाहिए जिसका पता स्वयं व्यक्ति को भी न हो। उदाहरण के लिए 2 रोटी के लिए भूखे इंसान को कहाँ परवाह होगी कि रोटी साफ और अच्छी तरह से पकी होनी चाहिए। अच्छी तरह परोसने का महत्व तो उसकी कल्पना से बाहर है। बहुत पुरानी कहावत है कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, पर सभी तो कुएं के पास पहुंच भी नहीं सकते। ठाकुर का कुआं सबको पास आने नहीं देता और वास्तव में लोकहितकारी व्यवस्था के लिए तो जरूरी है कि वह यह भी जाने समझे कि हर प्यासा कुएं तक आ पाने में समर्थ नहीं हो सकता। ऐसे में कुएं को भी प्यासे के पास जाना पड़ सकता है। बात तो और भी सूक्ष्म है। जैसा समाज है उसमें जहाँ तक सांस्कृतिक प्यास की बात है, व्यक्ति को यह भी बताना पड़ सकता है कि उसे प्यास लगनी चाहिए। ऐसे में अवसर सबको अपनी ज़रूरत के हिसाब से मिलें, यह तभी संभव होगा जब यह सिद्धांत लागू हो कि सबको उनके सामर्थ्य के अनुसार और उनकी आवश्यकता के अनुसार मिले और आवश्यकता की पहचान व्यक्ति पर न छोड़ दी जाए। यहाँ यह भी चिन्हित करना जरूरी है कि अक्सर अधिकांश व्यक्तियों में अवसर को पहचानने की क्षमता यही पैदा नहीं हो पाती और अवसर आकर गुजर जाता है, तब व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है। यानी अवसर का मुद्दा भी केवल बाहर का नहीं, अंदर का भी मुद्दा है। केवल पर्यावरण का नहीं, व्यक्तित्व का भी मुद्दा है। अब हम उस समुदाय और वर्ग की सांस्कृतिक गरीबी की चर्चा करें जो संस्कृति का वाहक माना जाता है। हम मध्य वर्ग की बात कर रहे हैं। यह वर्ग पूरी तरह एक आधुनिक उत्पाद है। यूरोप के पुनर्जागरण के साथ पश्चिमी यूरोप में इतिहास में यह पहले पैदा हुआ और पिछले 500 वर्षों से आधुनिक काल का वाहक और उपभोक्ता बना रहा है। यह वर्ग न केवल सांस्कृतिक धारणा और उपादानों का अर्थ और अर्थवत्ता समझता रहा है, उसका सबसे अधिक उपभोग कर लाभान्वित भी होता रहा है। आधुनिक काल में कला, साहित्य, विचार, दर्शन जैसे क्षेत्रों में उसी की अगुवाई रही है और एक तरह से वही समाज का नेतृत्व करता रहा है। राजनीतिक ही नहीं, सांस्कृतिक भी। वह वर्ग जन्मजात नहीं होता, इसलिए इसमें लोग शामिल होते रहते हैं और इसमें से कुछ लोग
पूंजी पूंजीपति बनते रहते हैं, तो कुछ लोग गरीब और क्रांतिकारी भी। इस वर्ग की सबसे बड़ी गुणवत्ता यह होती है कि वह अक्सर अन्य वर्गों की तरह रूढ़िवादी और जड़ जड़ सूत्रवादी नहीं होता। जब इसी वर्ग के एक हिराबल कोलंबस ने भारत खोजने के लिए अज्ञात अटलांटिक महासागर में अपना जहाज उतार दिया था और एक नई दुनिया की राह खोज डाली थी, तो एक नया मुहावरा जन्मा था, कोलंबियन स्पिरिट, यानी कोलंबस जैसा अज्ञात में छलांग लगाने वाला साहस और उत्साह। मध्य वर्ग में ऐसी ही स्पिरिट रही है, पर धीरे धीरे इस वर्ग की चरित्र की सकारात्मकता घटती गई और यूरोप में ज्यों-ज्यों पूंजीवाद पनपता गया, त्यों-त्यों मुनाफे यानी तात्कालिक व्यक्तिगत लाभ की प्रवृत्ति निर्णायक होती गई। मध्य वर्ग की प्रवृत्ति में नकलीपन आता चला गया। वह अपने से ज़्यादा समर्थ पूंजीपति वर्ग की नकल करने लगा और जो उनके जैसा सफल नहीं होता वह कुंठाग्रस्त होने लगा। कहा जा सकता है कि समाज और मध्यवर्गीय जटिलता एक दूसरे के स्रोत हैं। हम दूर क्यों जाएं? ब्रिटेन का उपनिवेश बने भारत में नवोदित मध्यवर्ग को समझने के लिए अपने को गौर से देखें, समझें। भारत का मध्यवर्ग तो औपनिवेशिक समय में पैदा हुआ था, इसलिए वह तो जन्म से एक तरह से विकलांग था। उसमें वह साहस, ऊर्जा और विश्वदृष्टि कैसे पनप सकती थी जब वह ज्योतिबा फुले का शब्द उधार लें तो कह सकते हैं गुलामीगिरी से ग्रस्त था। आधुनिक भारत के इतिहास में मध्यवर्ग की भूमिका पर एक सरसरी नज़र डालें तो हम पाएंगे कि उसने हर क्षेत्र में पथ प्रदर्शक पैदा किए, पर सामान्यतः मध्यवर्ग के लोगों की सबसे सामान्य लाक्षणिकता रही है स्वामी भक्ति, हिज मास्टर्स बाइस होना। ऐसा समुदाय भारत का सबसे समझदार और महत्वाकांक्षी समुदाय तो रहा है, पर समझौता परस्ती और अवसरवाद उनके सामान्य लक्षण रहे हैं। वह प्रायः ब्रिटेन, रूस, चीन या अमेरिका का मुखापेक्षी रहा है और न तो अपनी जड़ें ठीक से पहचानता है और न शाखाओं, फूलों, फलों को, न अपनी गहराई, न अपना विस्तार। आज तो भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मध्यवर्ग सबसे युवा मध्यवर्ग है। अगर वह यूरोप के अपने पूर्वज मध्यवर्ग की उपलब्धियों से आत्मविश्वास पैदा कर पाता है और उसमें भारतीय मनुष्य की सूक्ष्म और व्यापक दृष्टि का समन्वय कर एक अनोखे
इतिहास बोध को पोष पाता है तो निश्चित ही वह अपनी तरह बना सकता था, पर वह तो पाखंड, लालच, कुंठाएं और संकीर्णता से ग्रस्त होता जा रहा है। यही उसकी सांस्कृतिक गरीबी की सबसे उजागर लाक्षणिकता है। यही मध्यवर्ग सबसे अधिक सुसंस्कृत हो सकता है और पूरे समाज को राह दिखा सकता है, पर यह कितनी बड़ी विडंबना है कि उसके पास सांस्कृतिक समृद्धि के संसाधन है और संस्कृति का महत्व समझने वाली चेतना भी कमोबेश होती ही है। फिर भी वह अपनी प्राथमिकता तय न कर पाने के कारण सांस्कृतिक गरीबी का शिकार होता है। यहाँ यह कहना भी जरूरी लग रहा है कि यह प्राथमिकता तय कर पाना भी अपने में सुसंस्कृत होने की एक लाक्षणिकता है। सांस्कृतिक गरीबी से आज़ादी की राह। तो आखिर में सबसे बड़ी गरीबी सांस्कृतिक गरीबी से मुक्त होने का कोई उपाय भी है क्या? उपाय है, पर थोड़ा कठिन है, क्योंकि इस उपाय की शुरुआत अपने से होती है और अपने को बदलना ही दुनिया का सबसे कठिन बदलाव लगता है। यह तो अब तक स्पष्ट हो चुका है कि किसी भी तरह की मुक्ति के लिए व्यापक और आमूल परिवर्तन आवश्यक लगते हैं, पर यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हर तरह की दास्ता की मुक्ति का प्रारंभ तो मानसिक दास्ता से मुक्त होने से ही शुरू होता है। ऐसा न होता तो समृद्ध देशों के लोग विविध प्रकार की गुलामी से ग्रस्त न होते। बाहर के परिवर्तन अनुकूल परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, पर दास्ता से मुक्ति की चाहत और उसके लिए प्रारंभिक प्रयास स्वयं को करना पड़ता है। सबसे अधिक महत्व व्यक्तिगत प्रयासों का होता है। मेरी बात का प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि बहुत सारे बेहद विपन्न और विपदा के मारे सुरुचि संपन्न होते हैं और अपने सौंदर्य बोध को भी जब तक संवारते रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि नितांत विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य अपने जैसे और से बेहतर जिंदगी जी सकता है। इसके लिए यह भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति में नैसर्गिक सुरुचि हो, जिज्ञासा हो और उत्साह हो। ऐसे लोग अपवाद हो सकते हैं, पर उदाहरण और मॉडल तो बन ही सकते हैं। लोगों को बताया जा सकता है कि बहुत से समुदाय सहज ही उत्साही और जीवंत होते हैं। अगर आप जनजातियों को करीब से देखें तो बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो एक तरह से प्रागैतिहासिक जीवन जी रहे हैं, पर वे हर काम नाचते गाते करते हैं। अश्वेत अफ्रीका में आज आंदोलन में भी लोग नाचते गाते जाते हैं। स्वयं भारत में बहुत सी जनजातियां जीने के संघर्ष में ही लगे रहने के बावजूद सजी संवरी रहती हैं। वे लोग अपने त्योहार मस्ती में बनाते हैं और अपने घर पर्यावरण को सजा कर रखते हैं। ये बातें असमर्थ और विपन्न लोगों के सामने रखी जा सकती है। बहुत से समाज सुधारक ऐसा काम करते रहते थे, जिसमें आजकल
ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई वैज्ञानिक और प्रोफेसर अपनी सुख सुविधाएं छोड़कर किसी गांव दूर दराज के इलाके में चारों तरफ फैली उस अनिश्चितता और विपन्नता के बीच एक जिजीविषा संपन्न समाज रचने में कामयाब हो रहे हैं। कुछ व्यक्तिगत प्रयासों से परिणाम निकलते हैं, पर व्यापक पैमाने पर यह काम एक सांस्कृतिक आंदोलन ही कर सकता है। अब तक सांस्कृतिक आंदोलनों के इतिहास यह बताते हैं कि प्रायः और मुख्यतः वे नगरों और शिक्षित समुदायों में ही सक्रिय रहे हैं, यानी ये मध्यवर्गीय रहे हैं। ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन संभव है और होना ही चाहिए, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सारी दुनिया को बदल के रख देना न हो एक सीमित क्षेत्र में, और वह नगर और ग्रामीण हो सकता है, जहाँ लोगों को मानवीय जीवन जीने की आदत डाली जाए। यहाँ सुरुचि और सौंदर्य बोध को विशेष लोगों का विशेषाधिकार न रहने दिया जाए, और उदाहरण द्वारा यह रोज रोज हर बात में चिन्हित किया जाए कि मनुष्य सांस्कृतिक प्राणी है। लोगों में परंपरता बढ़ाई जाए और यह भाव पैदा किया जाए कि सब सबका है। व्यक्तिगत संपत्ति तो अलग से नहीं खत्म की जा सकती है, लेकिन सहकारिता और सहभागिता के माध्यम से संपत्ति के प्रति मोह और अपने पराये का भाव कम किया जा सकता है। निश्चित हो और हर व्यक्ति में मनोरंजन की लालसा होती ही है। उसे धीरे धीरे परिष्कृत करते हुए बेहतर सामाजिक गुणों की ओर उन्मुख किया जा सकता है। ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो आज की पूंजीवादी बढ़ती आत्मकेंद्रिता वाले समाज में भी रेगिस्तान में नखिलस्तान का बोध करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में शंकर गुहा नियोगी ने एक अद्भुत प्रयोग शुरू किया था। उन्होंने मुख्यतः शोषित, पीड़ित, अपमानित मजदूरों को संगठित कर लड़ने के लिए तैयार किया था, पर उनके केंद्र पर जाकर देखा जा सकता था और मैंने देखा था कि वहाँ एक नखलिस्तान ही रचा जा रहा था। वहाँ भिन्न प्रकार के स्कूल ही नहीं, अस्पताल भी था। यहाँ अस्पताल वाली जो एक खास दुर्गंध होती है नहीं थी। इलाज के लिए केवल रुपया लगता था और इलाज करने वाले ऐसे भी डॉक्टर उपलब्ध थे जो दिल्ली के आराम्स से बढ़कर सेवा भाव से न्यूनतम पारिश्रमिक पर जन सेवा कर रहे थे। उन्होंने अपने श्रम से एक मनोरंजन डाल निर्मित किया था, जिसकी दीवारों पर ढेरों ट्रॉफियाँ लगी हुई थी, जो वहाँ के विद्यार्थियों और अन्य युवाओं ने विविध खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जीती थी। 2 दिन बाद वहाँ सालाना उत्सव होने वाला था और हाल के बाहर ही आसपास के गांवों से लाई गई सब्जियों का आभार
लगा हुआ था। शंकर गुहा नियोगी की तो उस इलाके के पूंजीपति ने हत्या करवा दी थी, पर उनकी विधवा ने ही नहीं, एक झुककर चल रही बुढ़िया ने भी अदम्य जिजीविषा और उत्साह का परिचय दिया था। ऐसे इक्का दुक्का प्रयोग तो हमेशा खतरों से घिरे होते हैं, क्योंकि संकल्प के साथ उठा हुआ एक आदमी भी जालिम व्यवस्था के लिए खतरनाक साबित होने लगता है। पर वह उपक्रम फैल सकता है और कोई हिटलर भी पूरे समाज को हमेशा के लिए मुट्ठी में नहीं रख सकता, और विद्रोही तो कारागारों में भी पैदा हो जाते हैं। क्या आदि विद्रोही स्पार्टिकस को इतिहास बुला सकेगा? वास्तविकता यह है कि राजनीतिक दास्ता तो मुख्य रूप से मध्य वर्ग को उद्वेलित करती है, और इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद करीब करीब सभी उपनिवेश प्रत्यक्ष दास्ता से मुक्त हो गए, पर सांस्कृतिक दास्ता तो प्रबुद्ध व्यक्ति भी अक्सर महसूस नहीं करते। सांस्कृतिक वंचना का एहसास तो प्राय क्रांतिकामी लोगों में भी नहीं होता। जो मध्यवर्ग पहल कर सकता था, वह सारी दुनिया के पैमाने पर बाजार की चूहा दौड़ में शामिल होता जा रहा है, और मुक्ति के ढोंग और आभास से ही मोहित और भ्रमित होकर अपने में ही मस्त और मग्न होता दिख रहा है। हालात ऐसे है कि व्यक्ति सिनिकल यानी संशयी यानी नकारवादी हो जाए, अब कुछ नहीं हो सकता। बाली मानसिकता उसमें आ जाए, यह मानसिकता व्यक्ति और समाज को पराजय बोध से भर देता है। इतिहास बोध विरल होते हुए कभी समाप्त नहीं होता। व्यक्ति और समाज का विवेक सुरंग के पार टिमटिमाते प्रकाश की आशा जगाए रखता है। मानव समाज का इतिहास साक्षी है कि इतिहास के टेढ़े मेढ़े रास्ते और तरह तरह की ऊंच नीच झेलता हुआ व्यक्ति और समाज कुल मिलाकर आगे ही बढ़ता रहा है। विश्व युद्धों और फांसीवाद की विकृतियों और त्रासदियों से उबरकर मनुष्य की उत्तरजीविता उसे सावधान करती रहती है। आवश्यकता यही है कि संवेदनशील, संघर्षशील, विवेकशील व्यक्ति और संगठन राजनीतिक और आर्थिक दास्ता से ही लड़ने में खप न जाए। सबसे पहले तो उन्हें ही सांस्कृतिक गरीबी का एहसास और अर्थवत्ता समझनी है।